क्लास 7 हम पुराने मुग़ल प्रांतों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा। हैदराबाद की जो स्थापना थी निज़ाम उल मुल्क आसफ़ जहाँ ने की थी। 1724 से 48 तक इसका जो शासनकाल रहा था। ये दक्कन का सूबेदार था। इसके पास पहले से ही राजकीय और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था, तो इस प्रकार इसने अपना महत्व दिखाया। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो प्रांत है वो है अवध। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट हैवी लाइन है, 1722 में इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? बुरहान उल मुल्क को। मुगल साम्राज्य का विघटन अर्थात धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कम होने लगी। होने पर जो राज्य बने उसमें यह राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। उत्तरी भारत और बंगाल का जो रास्ता था वो उसी रास्ते से होकर जाता था। कहाँ से? अवध से। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ताधर्ता बन गया। अर्थात बात वही है भी जो आसफ़ जहाँ ने की। इसके पास भी शक्तियाँ बहुत थी, दीवानी, फौजदारी और राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ताधर्ता बन गया। तो फिर उन्होंने क्या किया? बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुग़लों के प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश की, जिसके चलते मुग़लों द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे उनकी संख्या में कटौती कर दी। अर्थात बुरहान उल मुल्क के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मुग़लों की जो प्रभाव था, उसकी असर था, रेपुटेशन था, उसको कम करने की पूरी कोशिश की और इसी के चलते उसने मुग़लों द्वारा जो अधिकारी अर्थात जागीरदार लगाए हुए थे उनकी संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी। जो खालिस्तान हुए उस पे अपने विश्वसनीय और निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच करवाता था और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया जाता था। अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में उसने मिला लिया। तो मुग़लों की जो पावर थी उसको कम करना चाहता था। कम करने के लिए उसने मुग़लों द्वारा लगाए गए अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी, जागीरदारों का दोबारा से संख्या में कटौती कर दी, उनकी भी जागीरों के आकार में कटौती कर दी, साइज में कटौती कर दी। फिर इसके बाद राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए किस पर डिपेंड थे? भी स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। अर्थात इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को इस रकम के आश्वासन की पूर्ति की पूरी गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और एक जगह एकत्र करने की खास छूट दी गई। इजारेदारों को टैक्स का मूल्यांकन करने की और उसे इकट्ठा करने की छूट दे दी गई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे कई सामाजिक समूह राज्य में उभर कर सामने आए और ये फिर धीरे धीरे राज्य की जो राजस्व प्रणाली थी उसके प्रबंध को प्रभावित करने लगे, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है भी बंगाल। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के
प्रतिनियुक्त थे। मुर्शीद कुली खां कौन थे? बंगाल के नवाब, अर्थात प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति, सूबेदार की प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी उस सारी सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जमा भी लिया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर दोबारा से निर्धारण करने का आदेश दे दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी सारी ज़मीनें जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद और अवध में जो आपसी घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल का जो टाइम दिखा रखा है वो है 1740 से 1756 में बंगाल में भी साफ दिखाई देने लगा। उनके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना बहुत समृद्ध हो गया था। यदि हम इन राज्यों के लक्षणों पर दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। पहली, बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए जा रहे थे। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिली थी। विशेषतः ये जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर उन्होंने तीनों राज्य हैदराबाद, अवध, बंगाल में राजस्व प्रणाली के जरिए इजारेदारी के साथ ठेके पर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूरी तरह नापसंद की गई थी 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। यद्यपि देहात के उसके प्रभाव में अनेक असमानताएं थी, भिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण ये था कि उसमें राज्य और धनी महाजनों और वणिक का मतलब बनिया जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे और उसकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों के इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी लगातार बढ़ती जा रही थी, अर्थात सेठ लोगों का उदय हो रहा था और ये सेठ लोग उन ठेकेदारों को पैसे देकर अपना काम करवा रहे थे। थैंक यू।